आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खामोश पड़ा शहर का फाउंटेन सौंदर्यीकरण या सिर्फ दिखावा, फाउंटेन बना पार्किंग स्टैंड, नगर निगम की अनदेखी जारी। निगम ने कसी संपत्ति कर वसूली की कमर, वेतन संकट के बीच टैक्स पर जोर, निगम का राजस्व बढ़ाने की कवायद। बर्फानी धाम में गुरु पूर्णिमा की धूम, पताल भैरवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, गुरु चरणों में भक्तों की ने टेका माथा, 30 साल पुरानी परंपरा हुई जीवंत। अधिवक्ता संघ चुनाव में बढ़ी सरगर्मी, किसके सिर सजेगा अध्यक्ष का ताज, कोर्ट परिसर में चुनावी हलचल तेज, अधिवक्ताओं की नई टीम पर आज फैसला। आधी रात जहरीली गैस से दहशत, 700 किलो क्लोरीन सिलेंडर बना खतरा, फायर योद्धाओं ने संभाला मोर्चा। नगर निगम की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए अब संपत्ति कर वसूली को लेकर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक हर महीने कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि यह भुगतान मुख्य रूप से नागरिकों से मिलने वाले राजस्व से ही किया जाता है। निगम प्रशासन का कहना है कि संपत्ति कर, जल कर, सफाई कर सहित अन्य टैक्स से आने वाली राशि निगम की आर्थिक रीढ़ है, लेकिन लंबे समय से कई संपत्तियों का टैक्स जमा नहीं होने के कारण निगम के राजस्व पर सीधा असर पड़ा है। अधिकारियों के अनुसार बकाया राशि लगातार बढ़ रही है और कई मामलों में लाखों रुपए की वसूली अटकी हुई है। दरअसल नए निगम आयुक्त के पदभार संभालने के बाद संपत्ति कर वसूली को प्राथमिकता दी गई है। निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों ने कई महीनों या वर्षों से संपत्ति कर जमा नहीं किया है, उनसे सख्ती से वसूली की जाए, जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। निगम प्रशासन के अनुसार रोजाना औसतन 6 से 7 लाख रुपए तक की राजस्व वसूली हो रही है, जबकि कुछ दिनों में यह आंकड़ा 10 से 12 लाख रुपए तक भी पहुंच रहा है। इसी वसूली के सहारे निगम इस महीने सफाई कर्मचारियों और राजस्व कर्मचारियों के वेतन भुगतान की व्यवस्था करने में जुटा है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि निगम के जो हमारे जो कर्मचारी हैं, उनका जो मासिक जो वेतन है वो लगभग 3 करोड़ है। ठीक है, और वेतन का भुगतान केवल राजस्व मद से ही होता है, जो टैक्स से आते हैं, चाहे संपत्ति कर हो, है ना, चाहे जल कर हो, है ना, या सफाई कर हो, है ना, ये सारे टैक्स से ही होता है। तो हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और उस कार्य योजना के तहत हम लोग वसूली कर रहे हैं। लगभग हमारा 80 लाख की वसूली मेरे पदस्थापना होने के बाद हो गई है, और पर डे का मतलब अगर एवरेज देखें 6 लाख 7 लाख तक का, कभी 10-12 लाख तक की भी वसूली हुई है। ग्राम उसरी बोर्ड के ग्रामीण और ग्राम विकास समिति के सदस्यों ने गांव में बढ़ते अतिक्रमण को हटाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने एसडीएम से सार्वजनिक घास भूमि और मुक्तिधाम की जमीन पर हुए कथित अतिक्रमण को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा डाली जा रही है और प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सरपंच एवं 2 पंचों पर अर्थदंड वसूली के लगाए गए आरोपों को गलत और निराधार बताया। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की सहमति से अवैध कब्जे हटाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अधिकांश लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया। वहीं उप सरपंच देवराज निषाद पर करीब 9 डिसमिल घास भूमि पर कब्जा कर मकान और मुर्गी फार्म बनाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक सड़क और घास भूमि के रूप में दर्ज है, जिसका उपयोग लंबे समय से मुक्तिधाम के रूप में किया जाता रहा है। इसके अलावा ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत के बाद पटवारी ने मौके की जांच कर पंचनामा तैयार किया था। इसके आधार पर एसडीएम द्वारा ग्राम पंचायत को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे और उप सरपंच को नोटिस भी जारी किया गया था। ग्रामीणों ने उप सरपंच पर फर्जी हस्ताक्षर कर शिकायत करने और सरपंच पर उप सरपंच को संरक्षण देने सहित विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। हमन उप सरपंच के आवेश वो हमन जैसे हमें फार्म भरे रन में पंचों भोजराम साहू वार्ड नंबर 5 के पंचों में हमन फार्म भरसन ते समय में लिख के देसा हमारे पास अवैध नहीं की जगह अवैध है ओकर पास जगह तो लिख के दे। अब ओकर कैसे नहीं हुई हमन ओकरे बराहन। हमारे ग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चल रहा है,
जिसमें सभी लोग स्वेच्छा से अपने घर को तोड़ चुके हैं। बस एक दो लोग ऐसे हैं जो नहीं तोड़े हैं, उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। आपके गांव में अविश्वास प्रस्ताव वाला मामला भी है क्या? हाँ, वो भी था और सभी पंचों ने उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास लाए थे, लेकिन कुछ पंच लोगों ने उसको फिर मना दिया। सबसे मेन जो मुद्दा है बना भैया कि यहाँ पे अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा से मान के चलिए स्टार्ट हो है बे, जो उप सरपंच वाले और पंच वाले जो मैटर जो है वो अवैध कब्जा से ही स्टार्ट हो है बे। कि सबसे पहले क्या हो इसकी आज से लगभग मान के चल 15 से 20 साल हो गए है कि जो अवैध कब्जा जो मान के चलना चले आदरी से है ना। और जो चरांगन है बे, हमारे गांव के जो चरांगन है बे ना, वो चरांगन है पूरा अवैध कब्जा वाले बन पूरा कब्जा कर ले रही से है ना। तो अवैध कब्जा मान के जो अपन कब्जा कर ले रही से बे, तो हमारे गांव वाले बन मान के चल एक डिसीजन ले हन और जो नया जो सियान जो बनी से बे, अवैध कब्जा लोग हटाए के पहले। हाँ हाँ, जो नया जो सियान जो बनी से बे, वो सियान में भी उकर मन के भी फुल सपोर्ट दी से बे। यहाँ आवेदन का करे बड़ा है? हाँ, तो वही मैटर है ना, मैं बताता हूँ ना, तो मैं बताता हूँ। तो मान के चल ये हुई से कि जो कम से कम 30 से 35 घर जो मान के चल अवैध कब्जा जो मान के चल चरांगन में कब्जा कर चुके से। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजनांदगांव स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर परिसर में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बर्फानी आश्रम में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बर्फानी दादाजी के चरणों में श्रद्धा अर्पित की और आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही बर्फानी धाम में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। जिले के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों और दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। भक्तों ने बर्फानी दादाजी की पूजा अर्चना कर चरण पादुकाओं का विधिवत पूजन किया। गुरु भक्ति में डूबे श्रद्धालु भजन और भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। मंदिर परिसर में पूरे दिन आध्यात्मिक माहौल बना रहा। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर में संपन्न हुई। बताया जाता है कि बर्फानी दादाजी के नाम से प्रसिद्ध मां पाताल भैरवी मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा पिछले करीब 30 वर्षों से चली आ रही है। हर साल देश विदेश से श्रद्धालु इस विशेष आयोजन में शामिल होने पहुंचते हैं। दरअसल गुरु पूर्णिमा के दिन बर्फानी धाम में उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोगों की आस्था और गुरु के प्रति श्रद्धा समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। हम सब यहाँ बर्फानी आश्रम में उपस्थित हैं। यहाँ आप जो वर्षों की बात कर रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कब से मना रहे हैं याद नहीं है। ये मान के चलिए कि लगभग 25-30 वर्ष हो चुके हैं और हम सब आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी हमारे गुरुदेव हैं और यहाँ देश के बहुत स्थानों से, अन्य स्थानों से भी उनके भक्तजन, उनके शिष्य यहाँ गुरु की चरण पूजा के लिए आते हैं। राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर आज सिर्फ मुकदमों की बहस का केंद्र नहीं बल्कि अधिवक्ताओं के लोकतांत्रिक उत्सव का गवाह बना हुआ है। अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर सुबह से ही न्यायालय परिसर में गहमा गहमी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। काले कोट पहने अधिवक्ता अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और नई कार्यकारिणी के चयन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इस बार चुनाव में कुल 665 अधिवक्ता मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं। अध्यक्ष पद से लेकर कार्यकारिणी सदस्य तक कई महत्वपूर्ण पदों के लिए उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष पद के लिए 5, सचिव पद के लिए 3, सह सचिव पद के लिए 2, महिला कोषाध्यक्ष पद के लिए 2, महिला उपाध्यक्ष पद के लिए 2 और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनावी माहौल के बीच राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ के वर्तमान अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि इस बार मैदान में उतरे सभी उम्मीदवार सक्रिय और नियमित रूप से न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता है। वे अधिवक्ताओं की रोजमर्रा की समस्याओं और जरूरतों से अच्छी तरह परिचित है। दरअसल अधिवक्ताओं के बीच चर्चा है कि नई कार्यकारिणी के सामने न्यायालय परिसर में सुविधाओं का विस्तार, अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान और संघ को और अधिक मजबूत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब सभी की निगाहें मतदान के बाद आने वाले परिणामों पर टिकी है। कौन संभालेगा अधिवक्ता संघ की कमान और किसके हाथ होगी नई टीम की बागडोर, इसका फैसला जल्द ही सामने आएगा।
वोटर्स तो 665 करीब हैं और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महिला कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य और महिला उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है आज, जिसमें अध्यक्ष के लिए 4 प्रत्याशी हैं, उपाध्यक्ष के लिए 5 हैं, सचिव के लिए 3 हैं, महिला कोषाध्यक्ष के लिए 2, महिला उपाध्यक्ष के लिए 2 और कार्यकारिणी में 5 सदस्य खड़े हुए हैं। सह सचिव का भी चुनाव हो रहा है, जिसमें भी 2 लोग। क्या लगता है नए अध्यक्ष के आने से जीवनालय में क्या बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव तो होगा, क्योंकि सब रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं यहाँ और उनको समस्या मालूम है, तो समस्या का हल करने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और हम सभी उनके साथ हैं। जैसा भी जरूरत होगा पूरा अधिवक्ता संघ उनका साथ खड़ा रहेगा। संस्कारधानी को स्मार्ट और सुंदर बनाने के दावे हर दिन सुनाई देते हैं। शहर के चौक चौराहों की तस्वीर बदलने की बातें होती है, सौंदर्यीकरण के नए प्रोजेक्ट सामने आते हैं, लेकिन इन्हीं दावों के बीच राजनांदगांव का फव्वारा चौक एक ऐसा आईना बन गया है जिसमें व्यवस्था की अनदेखी साफ दिखाई देती है। कभी राहगीरों और शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र रहा यह वाटर फाउंटेन अब पिछले 4 से 5 वर्षों से खामोश पड़ा है। न पानी की धार निकलती है, न रोशनी जगमगाती है और न ही इसकी सूध लेने वाला कोई नजर आता है। शहर के बीचों बीच मौजूद यह फाउंटेन अब खूबसूरती नहीं बल्कि जिम्मेदारियों की कमी की कहानी कह रहा है। विडंबना देखिए, जिस जगह को शहर की पहचान बनना था आज वही जगह पार्किंग की मजबूरी बन गई है। आपको बता दें, फव्वारा चौक के आसपास बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान है। पास ही बैंक ऑफ इंडिया की शाखा भी संचालित है, जहां पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राहक अपने वाहन इसी क्षेत्र में खड़े करने को मजबूर है। इसके बाद यातायात पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है और वाहन चालकों को चालान का सामना करना पड़ता है। लोगों का सवाल सीधा है, जब पार्किंग की जगह नहीं दी गई तो वाहन खड़े करने के लिए आम नागरिक जाए तो जाए कहां? इस मामले में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लेने का प्रयास किया गया, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले कार्यालय में मौजूद नहीं मिले, वहीं निगम अध्यक्ष पारस वर्मा से भी संपर्क नहीं हो पाया। अब सवाल यह है कि शहर को सुंदर बनाने के दावों के बीच का सिर्फ नए निर्माण ही विकास है या फिर पुराने संसाधनों की देखरेख भी विकास का हिस्सा है, क्योंकि राजनांदगांव का यह बंद पड़ा फाउंटेन आज भी यही पूछ रहा है। दावे तो बहुत हुए, लेकिन मेरी सूखी हुई धार कब लौटेगी? 4-5 साल से बंद भी है। इसकी वजह से क्या तकलीफें देखने को मिलती है, क्योंकि पार्किंग बन चुका है बैंक का। यहाँ क्या कोई कोचिंग खोल लिया है ना, नया कुछ खुल गया है, इसके कारण पार्किंग हो जाता है यहाँ पर गाड़ी वाड़ी के। आवागमन में भी दिक्कत होता है, बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं तो छोटी गाड़ी को रुकना पड़ता है, बड़ी गाड़ियाँ निकल नहीं पाती। अरे बड़ी गाड़ी तो जाना नहीं चाहिए, एकदम सकरा रोड है, 2 पहिया के लायक ही गाड़ी जाना चाहिए रोड है ना। लगभग ये 4-5 साल से बंद है। यहाँ पर आसपास जो दुकानें लग चुकी हैं, और अगर इसको हटा दिया जाए तो यहाँ पे कितनी अच्छी जगह बन सकती है। ये हट जाएगा तो अच्छा लगेगा। फालतू पड़ा है, कोहारा बना है, फालतू कचरे टाइप का पड़ा है वो। तो यहाँ की मशीनें भी गायब हो, पूरा ले गया, मशीन को भी ले गया। गायब नहीं हुआ, निगम के ही आदमी लगे उसको। निगम का आदमी ले गया। हाँ, निगम बोलता है कि मशीनें चोरी हो जा रही। नहीं, अब उसको मालूम चोरी नहीं हो, लेकिन निगम का आदमी देखता हूँ ले जाते हैं। मैं क्यों मतलब ये हट जाए तो बहुत अच्छी एक जगह बन सकती है। हाँ, जगह बन, जब कोई चीज में उपयोगी नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, ना सौंदर्यीकरण हो रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब? कोई मेंटेनेंस वगैरह लोग आते देख के चल जाते उसको। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले 2 अंतर्राज्यीय युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। दरअसल नशे की हालत में थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों से बहस, अभद्र व्यवहार और हंगामा करना दोनों युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मामला 28 जुलाई 2026 का है। शराब पीकर वाहन चलाने के प्रकरण में वाहन चालक एवं उसमें सवार अन्य लोगों को थाना सिटी कोतवाली तलब किया गया था। इस दौरान महाराष्ट्र के जिला भंडारा निवासी गोलू रामटेके और अक्षय तिवारी नशे की हालत में थाना पहुंचे। पुलिस द्वारा दोनों को शांतिपूर्वक व्यवहार करने की समझाइश दी गई, लेकिन वे उल्टा पुलिस स्टाफ से बहस करने लगे और थाना परिसर में ही जोर जोर से चिल्लाकर हंगामा करने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों मारपीट पर उतारू हो गए और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस का संदेश साफ है, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक आदतन आरोपी को जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक राहुल नगर डखोली इलाके में आम लोगों से विवाद और हंगामा कर रहे आरोपी मनीष मरकाम के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार दिनांक 28 जुलाई 2026 को सूचना मिली कि राहुल नगर लखोली नाका के पास मनीष मारकाम लोगों से लड़ाई झगड़ा कर माहौल खराब कर रहा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस को देखकर और अधिक आक्रोशित हो गया। आरोपी ने कथित तौर पर शिकायत करने वालों को देख लेने की धमकी देते हुए विवाद करने का प्रयास किया और मारपीट पर उतारू हो गया। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस टीम ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया। आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी कोतवाली पुलिस लगातार असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ममता नगर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। मामला थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां ममता नगर गली नंबर 7 निवासी इब्राहिम खान के खिलाफ उसकी पत्नी ने लड़ाई झगड़ा और मारपीट की शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस टीम समझाइश देने पर मौके पर पहुंची थी। बताया गया कि पुलिस को देखकर आरोपी अपनी पत्नी पर भड़क गया और पुलिस में शिकायत करने की बात को लेकर गाली गलौज करते हुए विवाद करने लगा। मौके पर मौजूद पुलिस जवानों और आसपास के लोगों ने उसे शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह और अधिक उत्तेजित होकर मारपीट पर उतारू हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक इसराफिल खान सहित थाना सिटी कोतवाली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व को सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता से जोड़ते हुए भाजपा ने जिले में विशेष अभियान की शुरुआत की है। मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने बताया कि 29 जुलाई से फरवरी 2027 तक समरसता संकल्प अभियान के तहत जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे। प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि गुरु रविदास का जीवन केवल एक संत का नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत का रहा है। उन्होंने कहा कि समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय का संदेश आज के दौर में पहले से अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बीच संवाद बढ़ाना, सामाजिक दूरी कम करना और गुरु रविदास के विचारों को जन जन तक पहुँचाना है। कार्यकर्ताओं से भी अपील की गई कि वे गाँव-गाँव और घर घर जाकर समरसता का संदेश फैलाए। भारत के महान संत श्री रविदास जी के 650वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा आयोजन कराया है, जिसको 5 चरणों पर चलने वाला है। इसमें 29 जुलाई को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का अवसर है, जिसमें उनके मंदिरों पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। एक कलश जो उनके जन्मस्थली से निकलेगी और पूरे राज्य भर के सभी जिलों तक उसे पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा तीसरे और चौथे चरण में छात्रावासों पर बच्चों से संपर्क करने का, उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको भी नई युवा पीढ़ी नहीं जानती। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध अमेज़न, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। खैरागढ़ राजनांदगांव मार्ग पर बारिश ने सड़क की हकीकत सामने ला दी है। जहां विकास की रफ्तार थमी हुई है, वहीं अधूरी सड़क पर बने गड्ढे अब लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। आपको बता दें, सोने सरार के पास चोपड़ा पेट्रोल पंप के सामने पानी से भरे गड्ढे मौत के जाल बन गए हैं और एक ही शाम में करीब 20 से 25 बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए। लोगों में आक्रोश के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी और सड़क सुधार का काम शुरू हुआ।
दरअसल बारिश की बूंदों के साथ खैरागढ़ राजनांदगांव मार्ग पर खतरा भी बढ़ गया। निर्माणाधीन सड़क पर बने गड्ढे पानी से ऐसे ढक गए कि राहगीरों को अंदाजा तक नहीं लगा कि आगे सड़क है या मुसीबत। मंगलवार शाम सोने सरार स्थित चोपड़ा पेट्रोल पंप के सामने यही गड्ढे बाइक सवारों के लिए काल बन गए। तेज बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी में गड्ढे दिखाई नहीं दिए और देखते देखते करीब 20 से 25 लोग गिरकर घायल हो गए। हादसों के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार और लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि अगर समय रहते गड्ढों को भरा जाता तो कई परिवारों को इस दर्द से नहीं गुजरना पड़ता। लगातार शिकायतों और बढ़ते हादसों के बाद बुधवार सुबह लोक निर्माण विभाग हरकत में आया। कार्यपालन अभियंता PS दीवान मौके पर पहुंचे और उनकी मौजूदगी में सड़क की अस्थायी मरम्मत शुरू कराई गई। लेकिन सवाल अब भी कायम है क्योंकि खैरागढ़ के दाऊचौरा, इतवारी बाजार समेत कई इलाकों में सड़क के गड्ढे अभी भी लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। अरे मैं रोज के काम में जाता हूँ भैया, एक दिन तो गिरत बच गए यहाँ पे और वो देकर ना घरों गिरत बच गए। कब से इसी है? अभी तो बना के लिखे भैया पूरा रोड ला। ऐसे कब से है गड्ढा? ये तो लगभग ये रोड बना था ना तब के हवे भैया। सड़क पर गड्ढे बहुत दिन से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। मैं यहाँ से डेली अप डाउन करता हूँ तो बहुत सारे गाड़ी तो अंदर में घुस जाते हैं। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे बहुत परेशानी होती है। क्या है, अचानक बारिश हुआ है और ऊपर का जो खेत का पानी भी इधर आ रहा है, जिसके कारण अचानक दोनों तरफ वो बना दिया बाउंड्री वाल, पानी निकासी हो नहीं पा रहा है। उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं तत्काल, मतलब अभी गिट्टी वगैरह गड्ढा मरवा देंगे और जो पानी भरा हुआ है इसको JCB से कटवा बाहर करवा रहे हैं। अभी तत्काल अभी सुधार करवा के देंगे। आज अभी 10 मतलब आधा घंटा के अंदर करवा देंगे। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में अब बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी। जिला प्रशासन ने इसे मिशन मोड में लेते हुए हर महीने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाने का फैसला किया है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल की अध्यक्षता में हुई जिला टास्क फोर्स की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें श्रम से मुक्त कराया जाए और दोबारा स्कूल की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। बैठक में सबसे बड़ा फोकस उन बच्चों पर रहा जो पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को ऐसे बच्चों की सूची तैयार करने और उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उम्र के अनुसार स्कूलों में दाखिला दिलाने के निर्देश दिए। प्रशासन का मानना है कि स्कूल से दूरी ही कई बच्चों को बाल श्रम की ओर ढकेलती है, इसलिए शिक्षा और पुनर्वास दोनों पर समान रूप से काम किया जाएगा। इसके साथ ही जिले की सभी दुकानों, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों में बाल श्रम निषेध सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमित निरीक्षण, जन जागरूकता और विभागों की संयुक्त कार्रवाई के जरिए जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में सख्ती से काम किया जाएगा। पिछले 2 दिनों से शहर में लगातार हो रही बारिश ने आखिरकार लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिला दी है। बुधवार सुबह से ही बादलों ने अपना रुख बदला और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया और लंबे समय से उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी की रफ्तार दिखी तो वहीं लोगों के चेहरों पर मौसम की खुशी नजर आई। कई दिनों से गर्मी और चिपचिपी उमस झेल रहे शहरवासियों के लिए यह बारिश किसी राहत की फुहार से कम नहीं रही। वहीं दूसरी ओर यह बारिश खेती किसानी के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। धान सहित अन्य फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिलने से किसानों के चेहरे पर भी उम्मीद की चमक लौट आई है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी और कृषि कार्यों को गति मिलेगी। मौसम के इस बदले अंदाज ने जहां लोगों को सुकून दिया है, वहीं किसानों के लिए भी यह बारिश खुशहाली का संदेश लेकर आई है। राजनांदगांव में आधी रात एक ऐसा खतरा मंडराया जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मोहारा फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव शुरू हुआ और देखते ही देखते जहरीली गैस करीब 100 मीटर के दायरे में फैल गई। हालात बिगड़ने से पहले फायर टीम ने मोर्चा संभाला। जान की परवाह किए बिना जवान गैस के बीच पहुंचे और 700 किलो के खतरनाक सिलेंडर को सुरक्षित कर एक बड़े हादसे को टाल दिया। राजनांदगांव के मोहारा फिल्टर प्लांट में बीती रात अचानक क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। सूचना मिलते ही नगर निगम और अग्निशमन विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची। BA-सेट यानी ब्रीदिंग अप्रेस्ट सेट पहनकर जवान गैस से भरे इलाके में दाखिल हुए। हर कदम जोखिम भरा था, लेकिन टीम ने तकनीकी सूझबूझ के साथ स्थिति को संभाला। फायर कर्मियों ने करीब 700 किलोग्राम क्षमता वाले क्लोरीन सिलेंडर को सुरक्षित तरीके से पानी के अंदर रखकर गैस रिसाव को नियंत्रित किया। कुछ ही देर में हवा में फैला खतरा खत्म हो गया और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। इस पूरे ऑपरेशन में फायर स्टेशन प्रभारी इमाम बेग के नेतृत्व में वाहन चालक सैनिक मुनेश्वर वर्मा, फायरमैन पुमेश कुमार, राम कुमार यादव,
तरुण कुमार साहू और सुनील कुमार ने अहम भूमिका निभाई। मोहारा फिल्टर प्लांट की यह घटना बताती है कि आपात स्थिति में कुछ मिनटों का फैसला कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। जहरीली गैस के बीच फायर टीम की हिम्मत और तत्काल कार्रवाई ने सैकड़ों लोगों को संभावित खतरे से बचा लिया। फिलहाल प्लांट में हालात सामान्य है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में कर्मचारियों से जुड़े खातों में ब्याज भुगतान को लेकर अनियमितता का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यह निरीक्षण 15 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक किया गया था। निरीक्षण के दौरान कुल 143 खातों की जांच की गई, जिनमें कुछ खातों में निर्धारित नियमों से अधिक ब्याज भुगतान पाया गया। जांच के बाद बैंक ने कार्रवाई करते हुए 106 खातों को बंद कर करीब 3,93,000 रुपए की राशि रिकवर कर ली। मामले में बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 23 जुलाई 2026 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें 1 लाख रुपए से कम का दंड लगाया गया। बैंक प्रबंधन के अनुसार आरबीआई द्वारा लगाए गए इस दंड का भुगतान किया जा रहा है। पत्रकारों के सवाल पर बैंक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों को ब्याज भुगतान नाबार्ड के सर्कुलर और निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाता है। जांच में पाया गया कि कुछ खातों में ब्याज दर में 1% तक का अंतर आया था। अधिकारी के अनुसार 143 खातों के परीक्षण में 29 खातों में ब्याज भुगतान सही पाया गया, जबकि 106 खातों में ब्याज गणना के आधार पर अधिक भुगतान हुआ था। इन खातों से संबंधित राशि की रिकवरी बैंक द्वारा कर ली गई है। मामले में जब पूछा गया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह किसी एक व्यक्ति की गलती का मामला नहीं है। उन्होंने बताया कि सर्कुलर के अनुसार ही ब्याज भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन जांच में यह सामने आया कि कुछ ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी थी, उनके बाद संबंधित खातों में अधिक ब्याज जमा हो गया। बैंक प्रबंधन का कहना है कि नाबार्ड निरीक्षण में सामने आई इस खामी के बाद तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की गई और अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस ले ली गई। राजनांदगांव का नाबार्ड के द्वारा निरीक्षण किया गया था। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अधिकारियों द्वारा 15 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक नाबार्ड द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें से 143 खातों में जो हमारे स्टाफ के खाते थे उसमें 1% अधिक ब्याज दिए जाने की रिपोर्टिंग नाबार्ड कार्यालय द्वारा आरबीआई को की गई थी, जिसमें 143 खातों में से 106 खाते को हमने बंद करके 3,93,000 रुपए रिकवर किए थे। लेकिन दिनांक 23/7/2026 को हमें आरबीआई से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके तहत 1 लाख रुपए बैंक के ऊपर शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे बैंक द्वारा आज भुगतान किया जा रहा है। राजनांदगांव में विकास बनाम रोजगार की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। संस्कारधानी के इमाम चौक स्थित म्युनिसिपल स्कूल से लगे नगर निगम परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। वर्षों से विवादों में रहे इस स्थान पर अब नगर निगम का तोड़ू दस्ता पहुंचा है और कार्रवाई का पहला कदम उठाते हुए एक दुकान को हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि इस परिसर को लेकर लंबे समय से विवाद और कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। नगर निगम द्वारा की गई नीलामी के बाद भी सवाल उठे थे कि यहां संचालित दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा में आती है या नहीं। हालांकि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नगर निगम ने परिसर के सौंदर्यीकरण और प्रस्तावित निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। कार्रवाई से पहले नगर निगम ने यहाँ वर्षों से छोटी दुकानों और ठेले लगाकर परिवहन चलाने वाले व्यापारियों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा था। समय सीमा पूरी होने के बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। आने वाले दिनों में अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। क्या शहर के विकास की कीमत छोटे व्यापारियों की आजीविका होगी? कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा कि अगर हटाना जरूरी है तो नगर निगम को उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए। फिलहाल नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब निगाहें इस बात पर है कि क्या प्रशासन सिर्फ अतिक्रमण हटाएगा या फिर प्रभावित व्यापारियों के लिए कोई पुनर्वास की राह भी खोलेगा, क्योंकि असली सवाल सिर्फ दुकानों का नहीं बल्कि उन परिवारों के भविष्य का है जिनकी उम्मीदें इन्हीं छोटी दुकानों से जुड़ी हुई थी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ राजनांदगांव में आध्यात्मिक ऊर्जा और संस्कारों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। आपको बता दें, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता के सूक्ष्म संरक्षण में आयोजित 2 दिवसीय गुरु पर्व महोत्सव में साधना, यज्ञ और संस्कारों के माध्यम से श्रद्धालु आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करेंगे।
महोत्सव की शुरुआत 28 जुलाई मंगलवार को अखंड गायत्री जप के साथ हुई है। आयोजकों के अनुसार अखंड जप का उद्देश्य आत्मिक शांति के साथ समाज में सकारात्मक विचारों और सद्भाव की भावना को मजबूत करना है। महोत्सव का मुख्य आकर्षण 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ रहेगा। इस विशेष आयोजन में श्रद्धालु यज्ञ की आहुतियों के माध्यम से विश्व शांति, लोक कल्याण और समृद्धि की कामना करेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शक्तिपीठ में केवल पूजा अर्चना ही नहीं बल्कि संस्कारों की परंपरा को भी आगे बढ़ाया जाएगा। विद्यारंभ, पुष्पवन, यज्ञोपवीत और मुंडन संस्कार वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न होंगे। आयोजन के अंत में श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। इस संबंध में गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी सूर्यकांत चितलांगिया एवं ट्रस्टी ब्रिज किशोर सुरजन ने बताया कि गुरु पर्व महोत्सव श्रद्धा के साथ साथ भारतीय संस्कारों और आध्यात्मिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पहुंचकर इस आध्यात्मिक आयोजन में सहभागी बनने की अपील की है। के आधार पे होता है और इसका हम लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार करते हैं। सभी जनता, आम जनता आई हुई है, सब लोग बड़े खुशीपूर्वक यहाँ पे भाग लेते हैं। सबको बहुत इजी रूप से यज्ञ करने मिलता है। आज के दिन में यज्ञ करना मतलब एक बड़ा खर्चा हो जाता है, लेकिन यहाँ लोग आते हैं, हम लोग वो लोग निःशुल्क यज्ञ करते हैं और हम सारी व्यवस्था यहाँ पे निःशुल्क रखते हैं। ओम शांति। संस्कारधानी में बारिश की कुछ बूंदें गिरी और प्रशासनिक व्यवस्था की हकीकत पानी पानी हो गई। महज 20 मिनट की बारिश ने एसडीएम कार्यालय परिसर को ऐसा रूप दे दिया मानो यह सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि कोई अस्थायी तालाब हो। दरअसल जहां रोजाना सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, वहीं उन्हें समस्याओं का समाधान मिलने से पहले खुद एक बड़ी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। मुख्य प्रवेश मार्ग पर जमा घुटनों तक पानी ने आम लोगों की राह रोक दी। बुजुर्ग महिलाएं और फरियादी किसी तरह पानी पार कर कार्यालय पहुंचने को मजबूर नजर आए। हल्की बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोपहिया वाहन चालक पानी में छिपे गड्ढों और जाम नालियों के कारण परेशान दिखे। लोगों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है बल्कि हर बारिश में एसडीएम कार्यालय परिसर की यही कहानी दोहराई जाती है। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण थोड़ी सी बारिश भी बड़ी परेशानी में बदल जाती है। हैरानी की बात यह है कि कई बार मुद्दा उठाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस कार्यालय में लोग न्याय और समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के लिए ही उन्हें संघर्ष करना पड़े तो जवाबदेही किसकी होगी। अगर 20 मिनट की बारिश में यह हाल है तो तेज बारिश या लगातार बारिश में स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बार भी पानी उतरने का इंतजार करेगा या फिर जल भराव की इस पुरानी बीमारी का कोई स्थायी इलाज ढूंढेगा। क्योंकि सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो हर बारिश में खुद ही डूबती नजर आती है। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है या फिर ना कोई तालाब है ना कोई नहर है। ये कचेरी है, राजनांदगांव का जिला कचेरी, एसडीएम कार्यालय, जहाँ पे तहसीलदार एसडीएम साहब बैठते हैं। उसका नजरिया कुछ इस प्रकार का है कि हल्की सी बारिश, थोड़ी सी बारिश हुई है, 15-20 मिनट ही बारिश अभी गिरी है और पूरी तरह से तालाब बन चुका है। आप देख सकते हैं गांधी जी बीच में बैठे हुए हैं और चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आम जनता की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी थी, पूरी तरह से डूब चुका है। आम जनता यहाँ पे काम कराने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। एसडीएम साहब भी यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। आम जनता आ ही नहीं पा रही है तो कोई काम यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि पहले भी मैंने एक खबर आपको बताई थी कि यहाँ पर पानी भरता है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी मेंटेनेंस या ऊंचा करने का कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। काका, यहाँ पानी भर जाता है, आम जनता को आने जाने में बहुत तकलीफ होती होगी। आम जनता को तकलीफ तो होता ही है सर। पानी बहुत भरा, हर साल भरा रहता है यहाँ पानी। इसको पानी निकासी का कोई प्रयास नहीं किया जाता? कोई पानी निकासी का वही है जो नाली है ना, उसमें थोड़ा पार नहीं होता पानी, आगे पानी नहीं जाता पानी, यही बस बीचों बीच पानी रहता। कहाँ से जाएगा? नाली तो ऊंचा है, ये नीचे है ना, ये नीचे हो जाता है ना सर, इसकी वजह। यहाँ पर इतना ही पानी भरता है या इससे ज्यादा भी पानी? नहीं, इससे ज्यादा भी थोड़ा पानी रहता है, ये घुटने तक के पानी रहते हैं। आप सुन पा रहे हैं कि घुटने तक भी यहाँ पर पानी रहता है। अभी तो पानी कम गिरा है, आगे फिर पानी गिरता है, फिर घुटने तक पानी भर जाएगा, फिर यहाँ पे आम जनता बिल्कुल भी आवागमन बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकारी कामकाज नहीं हो पाएगी।
अधिकारी भी कैसे आएंगे जब पानी भरा रहेगा? जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता? इसे ऊंचा करने के लिए कंक्रीटीकरण की जा सकती है। नाली जो कि ऊंची है उसको ठीक से बनाया जा सकता है ताकि यहाँ का पानी निकल जाए। इसके सामने ही एक और सरकारी दफ्तर है, वहाँ भी हमेशा पानी भर जाता है, वहाँ मोटर से पानी निकाला जाता है, लेकिन जिला प्रशासन ऐसे चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। आप देख पा रहे हैं कि पीछे एक गाड़ी आ रही है, बहुत धीमे धीमे रफ्तार से आ रही है, क्योंकि गिरने का खतरा है। कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पे रोड है, कहाँ पे नीचे है, कोई पता ही नहीं चल पाता। पानी में कहीं गड्ढे में आदमी गिर जाए। लेडीसें यहाँ पे आती हैं स्कूटी में, एक लेडीज की गाड़ी तो हमने ही बाहर निकाली, लेकिन जिला प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं देता है। इस जगह पर लोग अपना कार्य करवाने आते हैं, अगर इसी प्रकार से पानी भरा रहा तो यहाँ लोग आएंगे कैसे? गाड़ी वाले तो यूं ही निकल जाते हैं, लेकिन जो पैदल आ रहे हैं उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन फिर भी इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता। शहर में बहुत से सौंदर्यीकरण किए जा रहे हैं, बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। हम नहीं कहते वो काम नहीं करें, लेकिन जिन जगह पर जरूरी है, जहाँ पर जल भराव होता है, उन जगहों पर भी कार्य करना बहुत अति आवश्यक। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।